आखिरी चैप्टर शुरू हुआ, अगरबत्ती मैंने जलाए, तो अगरबत्ती जलाने के बाद देखते हैं कि धुएं के मॉलिक्यूल शुरू में बड़े अच्छे बच्चे की तरह लाइन लगाकर चल रहे हैं। किसी एक पॉइंट से मॉलिक्यूल जिधर जाएगा, दूसरा पीछे से आने वाला भी उसी लाइन को फॉलो करेगा। ऐसा जब देखते हैं तो उसे हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। और थोड़े ऊपर जाने के बाद वो मॉलिक्यूल, उनका कोई निश्चितता नहीं दिखता, कोई एक मॉलिक्यूल किधर भी जाएगा एक पॉइंट पे, दूसरा और कहीं जाएगा, तो उसे हम लोग कह देते हैं टर्बुलेंट फ्लो। नदियों में सामान्य पानी के प्रवाह में भी स्ट्रीमलाइन कह लो, लेकिन बाढ़ के टाइम पे वो टर्बुलेंट कहीं भी जा रहे हैं। तो जो भी रूल हम अभी पढ़ेंगे वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में एप्लीकेबल होगा। और स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो रूल्स हम अप्लाई करेंगे वो एक कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। बगीचे में पानी दे रहे हैं किसी पाइप से, तो पाइप के क्रॉस सेक्शन को उंगलियों से, अंगूठे से आप बंद करके थोड़ा सा खुला रहने दें, तो पानी का स्पीड वहां पे क्या दिखेगा, कम हो गया या बढ़ गया? तो एरिया कम करोगे तो स्पीड बढ़ जाता है। ए भी कांस्टेंट। आपको यदि स्ट्रीमलाइन फ्लो दिख रहा है तो बताइए, तो यहाँ एरिया A1 और वेलोसिटी V1, यहाँ वेलोसिटी V2 और एरिया A2, तो कौन सा वेलोसिटी ज्यादा होगा, क्या लगता है आपको, V1 वाला या V2 वाला? तो आप ये रूल क्या कहता है, A1 ग्रेटर देन A2 implies V1 लेस देन V2 since AV constants, since AV constant। तो ये तो हो गया रूल। ये जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है ये है कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये ए और वी का यूनिट देखो क्या होगा, वी होता है मीटर पर सेकेंड और ए होता है मीटर स्क्वायर। ए वी का यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मीटर क्यूब पर सेकेंड, वॉल्यूम पर सेकेंड, ये तो फ्लो का रेट है ना। तो जितना वॉल्यूम पर सेकेंड लेफ्ट से इंटर करेगा लिक्विड पाइप में, उतना ही वॉल्यूम पर सेकेंड निकलेगा राइट से। यदि ऐसा नहीं होगा तो मॉलिक्यूल का लाइन लगाकर चलना कैसे पॉसिबल रहेगा, स्ट्रीम फ्लो कैसे मेंटेन रहेगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या हुआ, अच्छे बच्चे की तरह लाइन लगाकर मॉलिक्यूल चल रहे हैं। तो एक गेट से जितना इंटर करेगा बच्चा, दूसरे गेट से उतना ही निकले, तभी तो स्ट्रीमलाइन फ्लो मेंटेन हम देख पाएंगे। और यदि ऐसा नहीं रहता तो स्ट्रीमलाइन फ्लो कैसे रह पाएगा? आप इस बात को सोचिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो कैसे रह पाएगा? तो कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो मास पर यूनिट टाइम जो इंटर करेगा और मास पर यूनिट टाइम जो बाहर आएगा वो एक जैसा। तो हम क्या कह देते हैं इनके लिए टर्म, कंजर्वेशन ऑफ मास। और दूसरा क्या आता है, दूसरे को कहते हैं बर्नौलीज थ्योरम। ये क्या कहता है कि एक ही लेवल में यदि फ्लो आप देखें तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। या ये कहता है P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मीनिंग मैं समझाता हूं। एक ही लेवल में यदि दो पॉइंट है, हाइट एक ही जैसे हो दोनों पॉइंट के, 1 और 2 के, तो एक ही लेवल के यदि दो पॉइंट होंगे तो ये थ्योरम क्या कहता है कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। एक थ्योरम कहता है P प्लस हाफ रो V स्क्वायर कांस्टेंट सेम लेवल होने पर, और एक कहता है इक्वेशन ए भी इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ एक कंडीशन है इस डब्बे के लिए,
सेम लेवल में पॉइंट होने चाहिए, दोनों सेम लेवल का पॉइंट होगा तभी ये कांस्टेंट दिखेगा हमें। ये डब्बा के लिए एक शर्त है कि सेम लेवल में स्ट्रीमलाइन फ्लो है दो पॉइंट पर, तो हम ये लिख सकते हैं p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब इसके मीनिंग को समझो। यदि आप कहते हैं, सर एक बार लास्ट पेज दिखा। लास्ट पेज पे, इस पेज पे आपको बताया गया है फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड से रिलेटेड क्या होगा आइडिया? फ्लो। फ्लो दो तरह के हो गए। जो भी रूल अप्लाई करेंगे वो रूल जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में लगेगा। इसका मतलब हम स्ट्रीमलाइन फ्लो पढ़ने वाले हैं। इनमें पहला इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और दूसरा है बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। कैसे, आगे प्रूफ कर लेंगे कभी। दोनों ही रूल कहां लगा रहे हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो में। टर्बुलेंट में कोई रूल नहीं लगाएंगे। स्ट्रीमलाइन फ्लो को डिफाइन कैसे करेंगे? ऐसा फ्लो जिसमें कोई भी पॉइंट चुने, वहां से गुजरने वाला पहला एक मॉलिक्यूल जो रास्ता चुनेगा, जो डायरेक्शन जाने का चुन रहा है, जस्ट उसके पीछे आने वाला मॉलिक्यूल उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा। यदि किसी क्लास से बच्चे निकल के जा रहे हो लाइन लगा के, तो दैट इज स्ट्रीमलाइन। और आप कहते हो छुट्टी हो गई भागो, तो वो जो दौड़ भाग करते हुए निकलेंगे बिना लाइन लगाए, वो टर्बुलेंट। तो जो हम रूल लगाएंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो का, वो फ्लो का कोई भी रूल वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में ही अप्लाई करेंगे। और दो यहाँ रूल है। एक कहता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो है कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे बगीचे में पानी दे रहे हैं और पाइप को आपने एरिया को कम किया, तो एरिया कम करेंगे तो वहां से निकलने वाले पानी का स्पीड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पाइप में एक सिरे से यदि 1 लीटर पर सेकंड इंटर कर रहा है, तो स्ट्रीमलाइन तभी मेंटेन रहेगा फ्लो जब अगले सिरे से 1 लीटर पर सेकंड ही बाहर आए। एरिया कम हो गया है तो मॉलिक्यूलों को थोड़ा जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी स्ट्रीमलाइन मेंटेन रहे। और बर्नौलीज इक्वेशन थ्योरम क्या कहता है कि p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कांस्टेंट। रो तो हो गया डेंसिटी, लिक्विड जो फ्लो कर रहा होगा स्ट्रीमलाइन में, और ये एक ही लेवल में दो पॉइंट हो तो। अच्छा, यहां देख के बताना, ये और ये दो पॉइंट देखना ना, 3 और 4 नंबर वाले पॉइंट। यदि इस पाइप में स्ट्रीमलाइन फ्लो है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के नीचे में जो पाइप बना है उसमें 3 और 4 नंबर के पॉइंट देखो और मुझे बताओ कहां पर वेलोसिटी ज्यादा है, 3 नंबर पे या 4 नंबर पे? 4 नंबर पे एरिया कम होने से वेलोसिटी ज्यादा होगा, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताता है। और दोनों एक ही हाइट पे हैं, दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है करीब करीब। तो 3 और 4 में कहां पर प्रेशर ज्यादा होगा? तो जहां वेलोसिटी ज्यादा होगा वहां प्रेशर कम होगा। 4 नंबर पे एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है। और बर्नौली इक्वेशन वाला लास्ट लाइन पर हो p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कांस्टेंट। तो यदि वेलोसिटी ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? तो 3 और 4 में कहां पर प्रेशर कम होगा? 4 वाले पे प्रेशर कम हो जाएगा, 3 वाले पे ज्यादा। यदि किसी दिन ये दिखने लगे आपको, इसका मतलब आप फ्लूइड डायनामिक्स समझना शुरू कर चुके हैं। और जब तक नहीं दिखे तब तक अप्लाई करते रहिए। फिर से बताइए, कौन से दो रूल आपको मैंने कहे जो याद रखने हैं? एक, A1V1 इक्वल्स टू A2V2। एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा, एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम। और एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर।
का मतलब यदि P1 ज्यादा तो V1 कम, या P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल्स टू पहले कांस्टेंट लिख दो और उससे सोचते हैं। यदि P ज्यादा तो V कम, या P कम तो V ज्यादा। सेम लेवल में यदि है तो ऐसे हम एनालाइज कर सकते हैं। इस वाले में था A भी कांस्टेंट। आप यदि यहां देखें एक टर्म, सर एक बार पहले वाला पेज दिखा दो। ये या इससे आगे वाला? सर इससे आगे वाला। थैंक यू सर। आप इफ्लक्स वेलोसिटी एक छोटा सा टर्म है। एक यदि बर्तन है कोई, मान लो सिंटेक्स का टैंक एक छत पे रखा हुआ आपने देखा, पानी भरी हुई है, एक कील, लोहे के कील को गर्म कर दो आग पे, हाथ से मत पकड़ना जल जाएगा, किसी सरसी वर्सी से पकड़ के गर्म करो और ले जाके सिंटेक्स के टैंक में एक छेद कर दो। यदि होल बड़ा लगता है टर्म तो होल कट करके छोटा सा टर्म लिखो ऑरिफिस, मतलब ज्यादा छेद नहीं करना, पिन से या कील से हल्का सा छेद करना है। तो मुझे बताओ क्या ये पानी इससे निकल के बाहर आते गिरता दिखेगा या नहीं? नहीं सर, पानी नहीं आएगा बाहर, मैजिकल सिंटेक्स का बर्तन है। जाओ छत पे छेद करके बाद में पिटाई होगा, देखा जाएगा। फिलहाल फिजिक्स देख लो। ये आपने जब छेद किया पानी के फ्री सरफेस से h हाइट नीचे, तो पानी के बाहर आने का जो स्पीड है वहां, दैट इज इफ्लक्स वेलोसिटी, और इसको हम ढूंढ रहे हैं। सर क्यों ढूंढ रहे हो? मेरा बड़ा मन है मैं पता करूं ये वेलोसिटी क्या होगा। तो ध्यान से देखना, पानी का फ्लो दिख रहा है मुझे, मैंने 2 पॉइंट चुन लिए, एक को कहते हैं 1 और एक को कहते हैं 2। पहला पॉइंट कहां पर है? बर्तन के भीतर, और दूसरा पॉइंट बाहर। तो सेम लेवल में होने के कारण बाय बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल से यहां हम क्या देखेंगे? V1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। आपको यदि पसंद आ गया तो बड़ी अच्छी बात, और नहीं पसंद आ गया तब भी यही लिखेंगे। सर मैं प्रूफ करूंगा, हाँ वो अलग एक काम है, अभी फिलहाल याद रखते हैं। रूल तो यही अप्लाई करके एक सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं। हाँ ये तब अप्लाई करिएगा जब सेम लेवल में पॉइंट होंगे। तो सर क्या 1 2 को अलग अलग हाइट में भी ले सकते हैं? ले सकते हैं, लेकिन अपना काम अधिकतर केस में सेम लेवल में रख के हम कर रहे होंगे शुरू में, बाद में हाइट बदलेंगे। पहले मुझे ये बताइए 1 वाले पॉइंट पे प्रेशर लिखोगे कैसे? कैसे? वन का प्रेशर मैं लिख रहा हूं P0 प्लस रो जी एच। अब पूछो मुझसे कैसे लिखा हमने ये, और वहां वेलोसिटी हम देख रहे हैं है या नहीं? वहां तो पानी कोई खास स्पीड में कबड्डी खेलते दिख नहीं रहा, तो 0 स्क्वायर। बाहर आए तो बाहर आकर के हमने देखा प्रेशर तो एटमॉस्फेयर मौजूद है, वहां पानी वानी का कॉलम तो है नहीं। साथ में आएगा हाफ रो V स्क्वायर,
सर एक बार और लिख दो, पी नॉट प्लस रो जी एच हो गया P1 प्लस हाफ रो इंटू 0 स्क्वायर हो गया हाफ रो V1 स्क्वायर। 2 वाले पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P नॉट, क्योंकि एटमॉस्फेयर में है ये पॉइंट। हाफ रो और वहां जो वेलोसिटी है उसे हम V नॉट कहते हैं, तो V नॉट स्क्वायर इफ्लक्स वेलोसिटी। सर मैं V2 कहूंगा, हाँ बाद में V नॉट कर लेना। देखना ध्यान से, P नॉट दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, तो रो जी एच किसके बराबर आ गया, हाफ रो V स्क्वायर। और V कितना हो गया, √2GH। याद करो एक बॉल h हाइट से ड्रॉप करते पर कितना वेलोसिटी गेन करता था, आप क्या लिखते थे, लॉस इन बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये कब लिखते थे, बॉल जब गिराते थे h हाइट से, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती थी, v हो जाती थी √2GH। और ये सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जो होता था वो यही हो गया यहाँ पे भी। हाँ, इसीलिए इस रूल को हमने क्या कहा है कि बर्नौली थ्योरम जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन का एक दूसरा फॉर्म। पानी के ऊपर वाले सरफेस का एक मॉलिक्यूल निकल के छेद से बाहर आया, कितना हाइट नीचे आ गया, h हाइट, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, √2GH। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आपको पता है, लेकिन यहां डिराइव करने का तरीका अलग। कौन सा रूल लगाया, बर्नौली थ्योरम। इफ्लक्स वेलोसिटी, इफ्लक्स वेलोसिटी का ये आइडिया यदि आपके समझ में आ गया हो तो एक बड़ा काम हो गया। पेज चेंज करूं मैं, यस सर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे h हाइट से बॉल को गिराते तो बॉल का h हाइट नीचे आने पे वेलोसिटी लिखते mgh इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, लॉस इन पोटेंशियल गेन इन काइनेटिक भी हो जाता √2GH। वैसे ही बर्नौली से भी हमें पता चला है। देखिए मुझे ये बताइए, आप लोग अब तो चैप्टर खत्म करते हुए बढ़ रहे हैं आगे, तो जब हमने कैपिटल H हाइट का पानी का टैंक भरा हुआ देखा, जिसमें स्मॉल h हाइट नीचे छेद करने पर वेलोसिटी देखा वहां से पानी के बाहर आने का √2GH, ये कैसा, किस डायरेक्शन में पानी निकल के आता है, हॉरिजॉन्टली, और ये ऐसे यहां आकर के गिरेगा तो ये तो प्रोजेक्टाइल बन गया। सर आपको चैन नहीं आता, फ्लूइड पढ़ाते पढ़ाते चैप्टर बदल के प्रोजेक्टाइल में चले जाते हो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे लिखते, SY इक्वल्स टू हाफ AYT स्क्वायर, T इक्वल्स टू 2SY/AY √2H-H/G। और ये रेंज कैसे निकल के आता, SX, ये हो जाता UXT, ये कितना हो जाता √2GH √2H-H/G, यही रेंज आ जाता। कितना दूर जाके पानी गिरेगा तो ये वेलोसिटी हो गया, और उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ G और G कैंसिल आउट हो गया, और R का वैल्यू, सर आवाज नहीं आ रही है। ट्वाइस √2 दो बार है, बाहर आया, G और G तो कैंसिल आउट हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और यहां आ गया H इंटू H-H -H²। यदि R स्क्वायर की मैं बात करूं तो 4H इंटू H -4H²। सर R स्क्वायर क्यों, तो मेरा बड़ा मन कर रहा है मैं देखूं कि R का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मतलब R स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो याद करो, क्या मैक्सिमम मिनिमा का कोई कंडीशन याद आ रहा है आपको कि मैक्सिमम मिनिमा में क्या करते थे, तो थीटा और 90 माइनस थीटा। ना प्रोजेक्टाइल का रेंज मैक्सिमा नहीं, ये टावर से फेंकने पे प्रोजेक्टाइल का रेंज मैक्सिमा का वो फॉर्मूला थोड़ी ना होता था कि 45 डिग्री पे फेंका।
रेंज मैक्सिमम हो गया। याद करिए, सर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। हाँ डिफरेंशिएट कर दिया। आर स्क्वायर है 4HH माइनस 2H स्क्वायर, 2H स्क्वायर है क्या या 4H स्क्वायर, और आपसे कहा गया आर स्क्वायर का मैक्सिमम, तो मतलब डी आर स्क्वायर बाई डी एच जो कि हो जाएगा 4H 4 कैपिटल H इंटू 1 माइनस 4 तो था ही इंटू 2H, डिफरेंशिएट करने पे इसको 0 सेपरेट कर दिया, तो 4H इक्वल टू हो गया 8H, स्मॉल h का वैल्यू हो जाएगा 4H/8। मतलब यदि बर्तन के बीच में छेद कर दें, h हाइट का बर्तन पानी भरा हुआ है ऊपर तक, और मैं यदि छेद कर देता हूं h/2 पे, तो h/2 पे जो ये रेंज होगा मैक्सिमम, यदि ये h/2 पे हमने छेद कर दिया। इसके ऊपर कहीं छेद करते तो जो पानी गिरता उसका रेंज कम आता, और इसके नीचे कहीं छेद करते उसका भी रेंज जो है वो कम आता। ऊपर और छेद करते और कम आता, थोड़ा और नीचे करते थोड़ा और ज्यादा जाता। लेकिन मैक्सिमम वाला कब होता, जब h किसके बराबर हो जाए, h/2। बर्तन का जो पूरा हाइट जो पानी का भरा हुआ है उसके आधे हाइट पे यदि छेद करेंगे तो रेंज मैक्सिमम होगा। आपके मन में विचार आएगा कि सर मैं ऊपर छेद करूंगा तो ज्यादा टाइम मिलेगा जमीन पर आने का, तो रेंज बढ़ जाना चाहिए। तो आप यदि हाइट में ऊपर जाओगे पानी के सरफेस के पास, तो बाहर निकलने वाला वेलोसिटी कम हो जाएगा √2gh, स्मॉल h कम होने से। तो इसका मतलब रेंज आपको मैक्सिमम चाहिए, तो एक खास पॉइंट है, मैक्सिमम इनमें से निकल के आया h/2। आप ऐसे डायग्राम बनाकर इसे सेट करो दिमाग में, कैलकुलस भूल जाओ ना, कुछ नहीं याद रहता एग्जाम में। आप तो देखो छेद कर दिया, ये ऐसे पानी गिरा, थोड़ा और नीचे किया, ये थोड़ा और आगे। यहाँ यदि मिड पॉइंट पे देखते हैं तो रेंज मैक्सिमम है, उसके नीचे आने पे भी वो फिर कम होने लगता है। तो ये जो मैक्सिमम वाला दिखेगा आपको रेंज, ये कब दिखेगा, जब हाइट h क्या हो, h/2, पानी का जो टोटल है लेवल उसका है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। और ध्यान से इस बात पे गौर करिएगा कि रेंज बराबर भी मिल सकते हैं दो केस में, R1 इक्वल्स टू R2 दिख रहा है यहां इतने के लिए, यहां V2 है यहां V1 है। तो उस जगह जो हमें ये H दिखेगा H1 और ये H2 दिखेगा, इनमें खास रिलेशन होता है, H2 इक्वल्स टू H-H1। या चित्र बना के मैं समझा दूं जो आप याद रख पाएंगे कि दो जगहों से रेंज सेम होगा यदि मिड से एक ऊपर हो और एक मिड से नीचे। ऐसा कब होगा, जब एक ऑरफिस h स्मॉल h पे लेते हैं, पूरा हाइट है h, तो दूसरा ऑरफिस कितने हाइट डेप्थ में ले, कैपिटल H माइनस स्मॉल h डेप्थ में ले। सर मैं कैसे याद रखूं, तो रेंज का फॉर्मूला कितना आया था, √2gh और √2h माइनस h बाई g और g तो कैंसिल आउट हो गया था। तो यदि h और h माइनस h को इंटरचेंज कर दोगे तब भी सेम रेंज आएगा। तो याद रखिए, एक ऑरफिस यदि h हाइट में करते हैं, h डेप्थ में करते हैं, स्मॉल h डेप्थ में, तो दूसरा ऑरफिस करिए मिड से नीचे, कैपिटल H माइनस स्मॉल h डेप्थ। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? सर Yes. आप लेंथ को लिख करके बता दो एक बार। यदि ये कहते हो 40 सेंटीमीटर, तो एक छेद यदि आपने 10 सेंटीमीटर पे किया और दूसरा छेद कहां पर करें कि रेंज सेम आ जाए, 30 सेंटीमीटर डेप्थ में, तो 40 माइनस 10, 30 सेंटीमीटर डेप्थ में आप छेद करेंगे तो वो पहुंच जाएगा वही पे। या ऊपर से एक 10 है तो नीचे से ये 10 होगा, यदि टॉप से 10 नीचे तो बॉटम से 10 ऊपर, उन दोनों का रेंज सेम होगा। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते बीच में पहुंच जाओ तो वो रेंज मैक्सिमम रेंज होगा। मैक्सिमम रेंज के लिए कैपिटल H/2, 20 सेंटीमीटर वाला रेंज मैक्सिमम रेंज होगा।
आप वो कहा गया कि स्टेशन पे जाते हैं, प्लेटफॉर्म पे बहुत आगे बढ़कर किनारे की तरफ खड़ा मत रहना। तो आपको लगता होगा कि शायद इसलिए कहा गया कि कोई हमें खींच लेगा ट्रेन में। एक बार सोच के देखो, आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं या मैं किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, आप सेफ रहो, मैं किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं बहुत आगे जाके, और वहां से एक अच्छी ट्रेन गुजर रही है जो उस प्लेटफॉर्म पे नहीं रुकती। अब जैसे फरीदाबाद में स्टेशन जाए तो वहां सारे ट्रेन तो रुकेंगी नहीं, कुछ ट्रेनें रुकती हैं, कुछ नहीं रुकती हैं। अब कोई नहीं रुकने वाली ट्रेन यदि उस प्लेटफॉर्म से गुजर रही हो, जिसकी स्पीड अच्छी खासी है, और हम बहुत नजदीक खड़े होंगे ट्रेन प्लेटफॉर्म के रेल के पटरियों के नजदीक, प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़, तो हमारे और ट्रेन के बीच वाला जो एयर है, वो ट्रेन के मूवमेंट के कारण उसके पास वाले एयर का स्पीड बढ़ जाएगा, और हमारे पीछे जो एयर है उसका उतना स्पीड नहीं है। अब बर्नौलीज थ्योरम को सोचो, जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर क्या हो गया, बोलो बोलो। एक ही लेवल के लिए, हमारे आगे हमारे पीछे एक ही हाइट पे, तो यदि भी ज्यादा है तो पी क्या हो जाएगा। अरे इतना तो देख लो यार, इक्वेशन इंटरप्रेट, मैथ्स तो आता होगा थोड़ा सा, देखो तो। यदि ये कह रहा है बर्नौली कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, तो आपके आगे, आपके और ट्रेन के बीच वाले एयर का स्पीड ज्यादा है ट्रेन के साथ वाल चलने के कारण, और यदि ज्यादा है तो वहां प्रेशर क्या हो गया, कम, और आपके पीछे वाले एयर का स्पीड कम है तो प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा। तो आप किधर धकेल दिए जाओगे, ट्रेन की तरफ धकेल दिए जाओगे। आपके पीछे प्रेशर ज्यादा है और आपके आगे ट्रेन के आपके बीच में प्रेशर कम है, तो आपको धकेल के ट्रेन पे डाल दिया गया, या मुझको धकेल के ट्रेन पे डाल दिया गया। किसी ने नहीं धकेला, ये नेचर में हुआ बर्नौली थ्योरम से। तो बहुत सर आवाज नहीं आ रही। यदि हम लोग बर्नौली इक्वेशन को इंटरप्रेट करना शुरू कर दें तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से देखिए, आप मच्छर भगाने वाला स्प्रेयर एक खरीद करके लाए दुकान से, उसमें आपने लिक्विड भर दिया, ध्यान से देखना, एक पिस्टन जैसा कुछ है, उस पिस्टन को आप पुश करते हो, यहां जो एयर है वो फ्लो में आ जाता है, और ये जो 2 लिक्विड वाला पॉइंट है उन्हें देखो, 1 और 2 के बीच में बहुत ज्यादा हाइट है या कम हाइट है, कम है। तो 1 और 2 को सेम लेवल में आप ट्रीट करो। मुझे ये बताओ, क्या इस स्प्रेयर से स्प्रे किया जा सकता है या नहीं, और यदि ऐसा प्रैक्टिकली होता दिख रहा है तो अब अपना लॉजिक डेवलप करो, आखिर लिक्विड 2 से 1 तक कैसे आई होगी, ग्रेविटी के अगेंस्ट, क्या वहां कोई मोटर लगवाया है, टुल्लू पंप लगवाया है, कैसे आएगा 2 से 1 पर प्रेशर। तो कैसे सोचे, 1 और 2 सेम लेवल पे है, V1 और V2 में 1 का स्पीड ज्यादा है, तो प्रेशर 1 पर क्या हो जाएगा, कम। क्यों, क्योंकि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर क्या हमें बर्नौली ने बताया है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि H12 के बीच में जो डिफरेंस है वो 0 के बराबर है, बहुत कम। तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर यदि कांस्टेंट है, तो जहां पर वेलोसिटी ज्यादा हो गया, आपने पिस्टन धकेला, पिस्टन के धकेलने से सामने वाले एयर का स्पीड ज्यादा हो गया, तो 1 पे प्रेशर क्या हो गया, कम, और 2 पे प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा। तो लिक्विड 2 से 1 की तरफ जाएगी या 1 से 2 की तरफ, लिक्विड का फ्लो किधर से किधर होता है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, तो 2 से 1 पे अपने आप लिक्विड चली जाएगी, और फिर वो सामने वाले छेद से स्प्रे होके बाहर आते दिखेगा। ये कौन से थ्योरी पे काम करता है,
तो बर्नौली थ्योरी पे काम कर रहा है। यदि बर्नौली का इक्वेशन आपके समझ में आ जाए तो काम बन जाए। यहां ध्यान से देखो, फिर से एक बार मैं पूछ रहा हूं, फरीदाबाद को बनाया जा रहा है स्मार्ट सिटी, तो क्या होता है कि एक बार पानी वाला आता है, नल के पाइप को बिछाने के लिए रोड तोड़ के चला जाएगा। फिर टेलीफोन वाले को याद आएगा कि मैं भी ऑप्टिकल केबल बिछाऊंगा, वो भी आके तोड़ के रोड चला जाएगा। नगर निगम एक बार ठीक करवाएगा, फिर आएगा बिजली वाला कि मैं भी अपना तार जमीन के नीचे डालूंगा, फिर से रोड तोड़ के चला जाएगा। ये सब काम तो चलता रहता है। हुआ ये कि पानी का पाइप एक जा रहा था और 2 जगह उसमें छेद हो गए गलती से, वही तोड़ते काटते वक्त। अब वहां से पानी के फव्वारे आपको दिखने शुरू हुए। तौलिया लेके पहुंच गए, आज तो बस झरने में नहाऊंगा। अरे छोड़ो यार, गर्मी का मौसम है, छोटे बच्चे नहा भी लेते हैं। अभी फिलहाल तो ये बताओ, कहां पर हाइट मुझे ज्यादा दिखेगा पानी का? ये 1 वाले पे छेद होने से ज्यादा हाइट का फव्वारा बनेगा, या 2 वाले पाइप पे, 2 वाले पोजीशन पे छेद होने से ज्यादा हाइट का फव्वारा बनेगा? तो मुझे तो नहीं पता। पहले क्या सोचे, पहले ये सोचते हैं कि एरिया 1 का ज्यादा है 2 से, तो वेलोसिटी 1 का कम होगा 2 से, सिंस ए भी कांस्टेंट। ये तो याद आ गया होगा सबको। और इसका मतलब है प्रेशर 1 पर ज्यादा होगा 2 से, सिंस P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कांस्टेंट। सर ये कांस्टेंट वाला गणित नहीं मेरे समझ में आता भाई। 2 टुकड़ा जोड़ के कांस्टेंट है, तो एक को छोटा करोगे तो दूसरा बड़ा होगा। तो यदि 2 वाला वेलोसिटी ज्यादा दिख रहा है क्योंकि एरिया कम है, तो 2 वाले पे प्रेशर कम होगा। और प्रेशर जहां कम होगा वहां हाइट क्या दिखेगा? कम। और जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां हाइट कैसे दिखेगा? ज्यादा। और हाइट, एयर वाटर कॉलम का हाइट कैसे लिखते हो, प्रेशर कैसे लिखते हो? रोजी एच। तो कौन सा बड़ा हो गया, कौन सा छोटा हो गया? H1 बड़ा हो गया और H2 छोटा हो गया। आपके मन में आ रहा होगा सर वहां वेलोसिटी ज्यादा था, हाइट ज्यादा कर देता हूं। ना ना, वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल ज्यादा है, वर्टिकल तो उस पे डिपेंड करेगा कि प्रेशर कहाँ ज्यादा है। तो प्रेशर कैसे सोचेंगे? बर्नौली बताता है। बर्नौली क्या बताता है? वही बताता है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कांस्टेंट। जहां पर वेलोसिटी कम है वहां प्रेशर ज्यादा है भाई, तो जो वो पहला वाला हाइट मिलेगा वो ज्यादा हाइट का फव्वारा मिलने वाला। जिन लोगों के समझ में आया हैंड राइज करिए प्लीज। कीर्तव, सौमिल, आदित्य, मैसा, प्राप्ति, दिव्यांशु, वेदांत, कीर्त, बहुत बड़ी, अबरार। ओके आर्यन, क्या एक बार और समझाऊं? बहुत बड़ी। तो हम लोगों ने क्या देखा, आज मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा क्रिकेट वाला बॉलिंग का भी जानकारी दूं। सर मतलब देखो, एक बॉल मैंने थ्रो किया और ये बॉल ऐसे जाकर गिरेगा, केवल मैंने थ्रो किया है। तो आप, ग्राउंड यहां है, तो आप कहोगे सर इसमें कौन सा जादू है, ये तो मैं भी फेंकूंगा तो ऐसे ही जाए। और यदि मैं ऐसे थ्रो करूं और बॉल थ्रो कर रहा हूं, वेलोसिटी देखना हॉरिजॉन्टल दूं, और बॉल यदि ऐसे हो जाए, यदि ऊपर भाग जाए और फिर नीचे आए अचानक, तो आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे होगा, आपने हॉरिजॉन्टल थ्रो किया तो हॉरिजॉन्टल ही जाएगा। अब यहां एक ट्रिकी पॉइंट है। वो ट्रिकी पॉइंट क्या है कि आप देखते होंगे फुटबॉल में कई बार कुछ ऐसे गोल किए गए हैं जिनमें बॉल
प्रोजेक्टाइल के पाथ को फॉलो करते नहीं दिखता है, अचानक से अपना डायरेक्शन चेंज करते दिखता है। तो ऐसा होना मैग्नस इफेक्ट बर्नौली थ्योरम के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। को देखना ध्यान से, यदि एक बॉल को हमने थ्रो किया तो उसके ऊपर यदि ये बॉल ऐसे जाएगा तो हवाएं नहीं चल रही थी, लेकिन क्या एयर स्ट्रीम आपको दिखना शुरू हो गया? बॉल आगे जा रही होंगी तो क्या बॉल के रेस्पेक्ट में हवाओं का स्ट्रीम क्या फील करोगे आप? हवाओं का स्ट्रीम किधर जाते दिखेगा? फिर ऑपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में। अभी जो स्ट्रीम है ये बड़ा सिमेट्रिक होगा, लेकिन यदि यहां रोटेशन दे दिया जाता, तो मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं। यदि यहां रोटेशन दे दिया जाए ऐसे, तो होगा क्या कि जो ऊपर और नीचे आप स्पीड देख रहे हैं वो ऐसे लिखा जाएगा एयर का, v प्लस ओमेगा आर, क्योंकि ओमेगा आर के मूवमेंट के कारण बॉल का रफनेस जो है वो हवा को ओमेगा आर का एक्स्ट्रा सपोर्ट दे देने वाली है, ठीक है। और नीचे वाले पॉइंट पर स्पीड हो जाएगा v माइनस ओमेगा आर। अब मुझे बताओ सर, आपने किसका वेलोसिटी लिखा है? अरे बॉल के टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी मैंने नहीं लिखा है, v प्लस ओमेगा आर, v माइनस ओमेगा आर। ऐसा लिखते तब अलग आता, तब आप बॉल के टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी लिखते तो v टॉप मोस्ट वाले पॉइंट का लिखते, बॉल का टॉप मोस्ट पॉइंट का रोटेशन वाला आइडिया लगाकर लिखते तो ये v और इधर वाला v और ये इधर वाला ओमेगा आर, और तब इसका नेट वेलोसिटी हो जाता v माइनस ओमेगा आर। ये मैं नहीं देखने के लिए कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं यदि ये चल रहा होता तो बॉल किस स्पीड से हवाओं उधर आगे जा रहा है, तो हवाएं के रिस्पेक्ट में जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड क्या दिखती v। और बॉल को यदि मैंने रोटेशन दे दिया तो बॉल का ऊपर वाला सरफेस रफ है और वो ऊपर वाले हवा को जो बॉल का टॉप पॉइंट है वो किधर धकेल रही होगी? रफनेस के कारण पीछे। तो v को कुछ बढ़ा दिया या नहीं बढ़ा दिया? ओमेगा आर ना भी हो तो v प्लस डेल्टा v, और रफ सरफेस के कारण तुम सोचो, रफनेस के कारण। और नीचे वाले में भी ओमेगा आर यदि आपको कंफ्यूज कर रहा है तो मत सोचो, रफनेस के कारण वो रोकने की कोशिश करेगा स्ट्रीम को, v माइनस ओमेगा डेल्टा v। क्या ये फील आया? अब मुझे ये बताइए, बॉल के दो पॉइंट हैं, ऊपर की हवाएं और नीचे की हवाएं जो फ्लूइड है, और उनमें हाइट का कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कहां पर वेलोसिटी ज्यादा दिख रहा है? ऊपर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा है, तो ऊपर वाले पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा? और ऊपर वाले पॉइंट पे यदि प्रेशर कम हो गया तो बॉल किधर फोर्स फील करेगा? नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा, ऊपर वेलोसिटी ज्यादा हो गया एयर विंड के फ्लो का तो प्रेशर कम, तो नीचे से ऊपर। तो बॉल को आपने हॉरिजॉन्टल थ्रो किया और बॉल अपलिफ्ट ऊपर जाना फील कर रहा होगा, और ऐसा होना, ये जो ऊपर का पॉइंट देखोगे, ऊपर वाला विंड का वेलोसिटी फील करो आप, ऊपर वाले विंड का वेलोसिटी फील करो आप, ज्यादा है ऊपर p अपर, ये वेलोसिटी अपर ज्यादा है और लोअर v लोअर कम है, और p अपर क्या हो जाएगा? कम, और p लोअर क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो बॉल पे एयर का फोर्स आएगा, किधर फोर्स आएगा? ऊपर की तरफ, और इसके कारण ये बॉल अपना ये पाथ हॉरिजॉन्टल नहीं रख के कुछ ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ये अप स्विंग कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? अप स्विंग। आप लेफ्ट स्विंग और राइट स्विंग भी जानते हैं, तो लेफ्ट और राइट यदि आप चाहते हैं
तो बॉल को थ्रो ऐसे करोगे और उसके वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेशन डाल दोगे। तो वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस रोटेशन डाल दोगे तो बॉल के लेफ्ट साइड, आप बॉल आपके सामने जाते देखो, बॉल के लेफ्ट साइड में वेलोसिटी एयर स्ट्रीम का ज्यादा हो जाएगा, राइट साइड में कम, v प्लस ओमेगा आर या v प्लस डेल्टा v, और राइट साइड में v माइनस डेल्टा v। तो जिधर वेलोसिटी लेफ्ट साइड में ज्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, राइट साइड में वेलोसिटी कम हो गया प्रेशर ज्यादा होगा, तो बॉल को धकेल देगा। ये वर्टिकल प्लेन जिसमें बॉल जा रही थी उससे हट लेगा, वो लेफ्ट हो जाएगा। और आपको इसे नाम देकर मैं बताता हूं, इसे कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट क्या कह रहा है इस बारे में मैं एक बार मैं फिर बता दूं। ये इफेक्ट कह रहा है कि बॉल में यदि रोटेशन में डाल दूं, चाहे टेनिस खेलते हैं, स्विंग वहां करवाने का मौका मिलता है, लॉन टेनिस खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, हॉकी हॉकी से भी ज्यादा वो गोल्फ खेलते हैं, या फिर आप फुटबॉल खेलते हैं, इन जगहों पे क्रिकेट खेलते हैं, बॉल के जहां रोटेशन देने की कैपेबिलिटी है आपके पास, वहां पर ये मैग्नस इफेक्ट डोमिनेट करते दिखता है। आप यदि थोड़ा सा और 2 मिनट देखें, इनमें एक वीडियो देख लो आप। मैं कोशिश करता हूं कि ये स्क्रीन शेयर कर दूं और आपको कोई वीडियो दिख जाए। कैसे ढूंढते हैं यार? अच्छा हाँ, यूट्यूब पे मिल जाएगा। क्या नाम है? मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट और इनके वीडियोस। देखें कोई बढ़िया सा फुटबॉल का गेम। ये भी गजब करता है, जबरदस्ती विज्ञापन दिखाएगा। 1 सेकंड रुकिए, मैं तब तक शेयर भी कर दूं स्क्रीन। इसे मैंने हटाया, शेयर स्क्रीन, स्टार्ट। We were at this event the other day, and I saw a guy. Okay, so look, I bet you that I can take this ball, set it in that corner, and bend it into that goal. So I'm skeptical क्या about आप this लोगों because तक you can't sound even कौन see the पाएगी opening क्या? of the goal. All you can see is the goalpost, and from the vector that you मुश्किल change, लग रहा according है। to साउंड तो नहीं आ रहा होगा तुम्हारे पास। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? Yes, it's sir. magic. Yes, sir. No, it's physics. Do it again. आप इस बॉल को जाते देखा? How did you do that? जबकि Well, it's a बेसिक pretty रूल standard के हिसाब से technique तो in स्ट्रेट soccer. जाता। You use the inside of your ये लेफ्ट foot to कैसे generate टर्न a ले spin पाया on the हवा ball. में जाते That हुए? spin is actually going to make the फिर ball से एक बार curve देखो, फिर into से the शॉट ball. यदि Let's देखने take का a look मौका at how मिलता that है तो। happens. As Kyle kicks the ball with his right foot on the right side, he imparts a spin on the ball. The ball traveling in this direction means air is flowing across it in the opposite direction. But right near the ball, there is a thin तो layer of रोटेशन के air dragged कारण around. As oncoming streams of air pass the ball, the side moving in the same direction as एक the spinning तरफ का ball is स्पीड ज्यादा हो गया accelerated, follows the curve of the ball and is deflected off to the right. The side that is और moving दूसरे against the तरफ का spinning ball स्पीड meets रिलेटिवली opposing air and can't continue around the ball. It slows down and goes straight. और We जहाँ end up स्पीड getting a ज्यादा हो net गया flow वहाँ of प्रेशर air to क्या the हो जाएगा? right कम and the अपना ball थ्योरी must के move हिसाब left. से। Wait. और That's प्रेशर Newton's जिधर third कम law. उधर धकेल Yes, दिया गया thank you, बॉल। Kyle. Just like a rocket, if you तो push a ये gas था one direction, अपना namely downwards out of the rocket, ये then the rocket इफेक्ट has जो to go देख रहे up. हैं So what you're मैग्नस इफेक्ट। saying is ये He बॉल imparts a अपना जो spin on the वर्टिकल ball. The प्लेन ball ऑफ traveling in मोशन this है direction उसे means यदि air चेंज is flowing करता across it in the opposite. तो ये बड़ा ट्रिकी एक पॉइंट है। How did you do that? तो जो Well, it's a फुटबॉल pretty- खेलते हैं या जो टेनिस खेलते हैं उनको ये बार बार हेल्प करता है। देखो कितना टर्न लिया, जो कि अपने प्रोजेक्टाइल के केस में ये नहीं आएगा, How did you ये do फ्लूइड that? में आया। Well, it's a pretty इसे standard मैग्नस technique in इफेक्ट कहते soccer. हैं। ये You use क्रिकेट the में भी inside हमें of your देखने को foot मौका to मिलता generate है। spin on the ball. और That ये spin is actually रोटेशन going to make the कैसा ball आप दे रहे curve हैं ये into इस the पे goal. डिपेंड Let's करता है। take a look at how that happens. तो जो As स्पिन Kyle करवाते kicks हैं the बॉल, ball जो with his स्विंग right करवाते foot हैं on the बॉल, right side, कई he बार imparts प्लेयर a का spin फाइन on हो the जाता है, ball. वो The बॉल ball को traveling घिस in घिस this के एक direction तरफ की means air रफ्नेस is को flowing कम across कर it in देता the है opposite और direction. अब But या right बढ़ा near the देता है, ball, there खरोच is a खरोच thin के, layer of air और dragged उसका बॉल around. ज्यादा As स्विंग करता है oncoming फिर streams of air तो pass the वो ball, उनको the फाइन side कर moving देते in the same हैं। direction as the जो spinning ball एम्पायर is
is रहता है। accelerated, वाह। follows the curve of the ball and is deflected off to the right. The side that is तो moving क्या ये against the point spinning मैं ball मानूं? meets opposing air and can't continue around the ball. It slows down and goes straight. We end up getting a net. सर अत्याचार कब तक चलेगा? तो क्या पेशेंस है? थोड़ी कहानी और बढ़ाऊं या अगले टर्न पे कंटिन्यू करूं? सर क्या बताऊं आपको, दो लेक्चर के लिए 3:30 से तो हमारी रहेगी ही, और देखते हैं आप लोग कब तक मजे ले पाते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2, आप कहोगे तो मैं 3 के भी ले सकता हूं के क्लास, लेकिन वही है, कुछ वीडियो दिखा दूंगा और बेसिक्स अपने यही है, डायनामिक्स में यही है, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, इन 2 थ्योरम की। अभी के लिए मात्र इतना ही। सर हाँ बताएं। सर अगले टर्म की क्लास 3 o'clock है 3:30 है? अगला टर्न मतलब संडे है क्या? आज तो फ्राइडे है, आज कौन सा दिन? थर्सडे है सर आज। थर्सडे है, तो हम लोग कब मिलने वाले हैं? कल ही तो मिलेंगे। यस सर। तो 3:30 ही तो रहता है थर्सडे, ठीक है सर। ठीक ना? तो 3:30 फ्राइडे 3:30 ही रहता है, और ऑफलाइन में मैं रहूंगा। आज भी मैं ऑफलाइन हूँ, लेकिन कल भी मैं यहाँ अपने इंस्टीट्यूट में ही रहूंगा क्लास लेते हुए। तो आप लोग प्लीज आएं और हम लोग टॉपिक को फिर से एक बार देख लें, फ्लूइड ये डायनामिक्स वाले पार्ट पे। स्टैटिक्स में भी कुछ डिस्कशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे और क्वेश्चन, और हम लोग फिर डायनामिक्स पे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, जिससे कि आपका फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट सा फील आए। स्टैटिक्स, डायनामिक्स, मैकेनिक्स कंप्लीट होगा, ठीक है? तो कल हम लोग मिलते हैं 3:30 पे, एटलीस्ट 2 क्लास के लिए, और आप लोगों के मूड अच्छे रहे तो आगे भी हम लोग लिख सकते हैं। कम से कम 2, जिसमें कि आराम से डिस्कशन करेंगे, आराम से आपके साथ टॉपिक डिस्कस करेंगे। कोई थक गए तो आप डिस्कशन में सो जाना, टॉपिक पढ़ेंगे, उस समय जग जाना। तो टेंशन मत लेना, आराम से आना, कूल मूड में आना, ज्यादा नहीं टेंशन लेना। कल मिलते हैं हम लोग। और सर रिकॉर्डिंग शेयर कर दोगे आज की? ठीक है, कर देता हूँ। थैंक यू सर।